नमस्कार, मैं हरिओम कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया संग। इस वर्ष भी 2025 विधानसभा चुनाव हुआ और इस चुनाव को लेकर के बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियां ने अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं और मुझे लगता है कि एक तरह से चुनावी बिगुल बज चुका है। और इसी क्रम में बिहार में एक राजनीतिक पार्टी है यंग इंडिया पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय कुमार जी, जो अभी हम आप लोगों से रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि विजय कुमार जी इससे पहले पद यात्रा किए हैं, पूरे भारत का पद यात्रा किए हैं और पार्टी का नाम रखे हैं यंग इंडिया पार्टी। आखिर यंग इंडिया पार्टी के पीछे क्या है, जबकि उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है और वो एक तरह से वो बोल रहे हैं कि वो खुद राजनीतिक पार्टी में बना है, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं, ना ही किसी राजनीतिक पद पर वो जाना चाह रहे हैं फ्यूचर में संवैधानिक पद पर। तो प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि मतलब वो राजनीति से संन्यास ही ले चुके हैं। पार्टी बनाया है लेकिन राजनीति से संन्यास, उनका मंशा नहीं है कि वो सांसद बने या फिर विधायक बने या मुख्यमंत्री बने, लेकिन युवाओं को आगे ले करके वो एक संकल्प लिए हुए हैं और तमाम मुद्दों को लेकर के अभी वो बिहार से दिल्ली आए हैं। तो आज संयोगवश मेरी मुलाकात हुई है, तो हम आप लोगों से रूबरू करवाते हैं। और सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका विजय कुमार जी। आप लोगों का भी, दर्शक लोगों का भी धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने एक पार्टी का गठन किया है जिसका नाम है यंग इंडिया पार्टी। यंग इंडिया पार्टी नाम रखे हैं और खुद आप जो हैं अभी बुजुर्ग हैं, क्या मंशा है? उम्र से और जो यंग इंडिया पार्टी, हमारा उम्र 70 वर्ष है, लेकिन विचार या जोश होश हमारा युवा से भी आगे, तभी हम यंग इंडिया पार्टी नाम रखे हैं। और यंग इंडिया पार्टी का मतलब है कि हमारा मूल मकसद है कि 80% युवाओं को राजनीति में भागीदारी दें, 50% महिलाओं की भागीदारी दें और जितने भी जो जनसंख्या के अनुसार उनका भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो। यह 75 वर्षों से हमारे ढलते हुए उम्र वालों युवाओं के नाम पर, महिलाओं के नाम पर, शोषितों और वंचितों के नाम पर ठगने का काम किया है। किसने ठगने का काम किया है? जितने भी ढलते उम्र वाले राजनीतिज्ञ हैं, उन लोगों से मेरा अपील रहेगा कि थोड़ा अपने आप को दरकिनार कर लें और युवाओं को आगे बढ़ावें। जबकि युवा के नाम पर खेलते हैं, महिलाओं के नाम पर खेलते हैं, दलितों और वंचितों, आदिवासियों, महादलितों के नाम पर खेलते हैं, लेकिन सच्चाई कोसों से दूर है। जिस तरह से अखबार में लिखते हैं कुछ और गांव में जाते हैं तो कुछ। तो मेरा मकसद यंग इंडिया पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं कि सिर्फ युवाओं को ही आगे बढ़ाना है और सत्ता में 80% उन युवाओं को लाना है, युवतियों को लाना है। मेरा मेन मकसद यही है जी। तो आप यहाँ बिहार से चल के दिल्ली आए हैं, क्या कुछ खास मकसद? हाँ, मकसद ये है कि किसी भी चुनाव में जिस राज्य में हो, 6 महीना पहले माने चुनाव चिन्ह आवंटन किया जाता है। उसी दरमियान हमने बिहार से दिल्ली आए हैं और यहाँ 25 तारीख से 25 यानी मई से प्रक्रिया शुरू हो गई है कि अपना जो चुनाव चिन्ह लेंगे। उनके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जिसका कि कागजात लेके मुझे यहाँ आना पड़ा। वैसे वहाँ बाई पोस्ट भी भेजे हैं, लेकिन यहाँ चुनाव आयोग में धांधलियाँ इतनी हो रही है कि कई वर्षों के बाद जब तक चुनाव प्राप्ति रसीद नहीं लिया जाता है, उसका वैल्यूएशन ने कागज महज टुकड़ा रद्दी के टुकड़े में फेंक दिया जाता है। इसलिए हम यहाँ आए हैं और चुनाव आयोग को हमने एक लेटर भी लिखा है, उनसे मुलाकात भी करेंगे। चुनाव आयुक्त से और चुनाव आयुक्त में बहुत सा विसंगतियां हैं, उसको भी दूर करना है। जैसे अभी चुनाव का मतलब लोग जानते हैं टी एन शेषन, केजे राव, लेकिन अब उसको भूल जाना पड़ेगा। जिस तरह अंग्रेज की पॉलिसी थी उसी तरह से ये आज चुनाव आयोग वाले कर रहे हैं, फेरबदल नहीं किए हैं। यह एक सरकारी बॉडी है लेकिन किन्हीं के अधीनस्थ है। अब जहाँ तक चुनाव की बात, पहले मतपत्रों से चुनाव होता था। जी, मतलब आपका प्रत्यक्ष रूप से सवाल है कि चुनाव आयोग के कार्य पद्धति पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल खड़ा कर रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से मतलब कई सारे विपक्षी दल भी जो है चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, चाहे ईवीएम को लेकर के हो या चुनाव प्रक्रिया को लेकर के, तो मतलब आप उनके साथ में हैं। उनका चुनाव के सवाल जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करें उनका लाजमी है और वैसे लोग करते हैं। इसका मैं
इनके जो जितने भी लोग विरोध किए हैं उनके मैं पक्ष में हूँ। उनमें बहुत सारी त्रुटियां हैं जो कि संविधान अगर वो पढ़े हैं तो पढ़े हैं, ना तो पुनः वो पढ़ लें चुनाव आयोग वाले। हम लोग भी कोई अनपढ़ गंवार नहीं संविधान को पढ़ते हैं जिस तरह से। तो इससे जैसे ये कहावत भी है, माना जाता है कि जिनकी सरकार उनका आयोग। तो अभी जिनकी सरकार होती है आयोग लगभग उनके अनुसार ही चलता हाँ, है। बिल्कुल। तो इससे पहले भी तो सरकार मान लीजिए कांग्रेस की रही, फिर अभी मोदी जी सरकार की है। तो इस प्रकार से अगर हम सरकार की बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब चुनाव में जो विसंगतियां हैं वो शुरू से चलती आई है या अभी वर्तमान में आपको दिख रहा है? नहीं, शुरू से कांग्रेस के समय में भी ऐसे ही होती थी, लेकिन अब जो है इतने लोग जागरूक हो गए हैं। इतना पहले जनसंचार नहीं था, फलान नहीं दामान नहीं था, दूर दूर रहते थे। लेकिन अब जो है लोग समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, पार्टियां भी अधिक बन गई है, जुझारू लोग भी हो गए हैं। अभी जहां तक सवाल हम बहुत पीछे ले जाना चाहते हैं, पहले मतपत्रों से चुनाव होता था। उस वक्त जो बल प्रयोग करके लूट लिया जाता था, और अब है जो ईवीएम से होता है। पहले तो बल, अब है ब्रेन प्रयोग करके बेईमानी लोग कर रहे हैं। जब तक यह धांधलियां खत्म नहीं होगी चुनाव सही रूप से नहीं होगा। चाहे लाख कोई चिल्ला ले, वह जिनका जो माने है वह सत्ता में है, सत्ता में रहेंगे। इसमें कोई दुमत परंतु नहीं है, चाहे इसको कोई माने या ना माने। हम इस चीज को स्वीकार करते हैं। जब केजे राव 2010 उसके सवाल में बिहार में ही 27 लाख वोट क्या होता वोटिंग लिस्ट, और उसमें अनुपात में मिलाया गया तो 27 लाख का या 17 लाख का अंतर हो गया। फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था जी। 27 लाख या 17 लाख का अंतर हो गया। तो चुनाव को चाहिए कि जिस वक्त चुनाव इलेक्शन करवाते हैं उस वक्त वोटर लिस्ट को भी उनको अध्ययन करें और उसको ठीक ठाक करें, तभी तो चुनाव में गड़बड़ियां रहेगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। और पहले भी हम कहें, आज पुनः कह रहे हैं कि पहले मत पत्रों का बल प्रयोग से लूटा जाता था, अब ईवीएम से, ब्रेन से। पहले बल और अब ब्रेन से लोग लूट रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए, तो इस प्रकार से कई सवाल उभर रहे हैं। पहला कि आप ईवीएम का भी आप विरोध कर रहे हैं। हाँ, विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, जो रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं निर्वाचन आयोग की कोई भी डीएम, तो चुनाव के लिए अब जैसे संशोधन चुनाव आयोग में करीब 35-36 बार हुआ है, अभी और संशोधन की आवश्यकता है। तो जब डीएम ही करा सकते हैं, देखिए चुनाव सुधार की बात मैं कर रहा हूँ, अगर दूसरे स्टेट के डीएम पदाधिकारी आईएएस को लगा दें तो इतनी धांधलियां नहीं होगी जितनी की अभी होती है। यहाँ सरकार, जिनकी भी सरकार हो, उनके पक्ष में जिलाधिकारी रहते हैं, निर्वाचन आयोग रहते हैं, कारण जो हो, तो इसमें बेईमानी होती है। तो हमारा अपील रहेगा, आग्रह रहेगा चुनाव आयोग से कि जो दूसरे स्टेट के जो आईएएस हैं उनको यहाँ लगाया जाए और इनको दूसरे स्टेट में लगाया जाए। इससे चुनाव पर धांधली में बहुत हद तक कम होगी, कम नहीं होगी, हद तक कम हो जाएगी। तो आप तो खुद बोले कि आप की मुलाकात जो है चुनाव आयोग से है और आप चुनाव के अधिकारियों से आज मिलने वाले हैं, और तो क्या आपको लग रहा है कि आप अपनी बातों को वहाँ पहुँचाएंगे उनको पास में? हाँ, इस बात को हम अच्छी तरह से वहाँ प्रस्तुत करेंगे, रखेंगे। और इसके पहले भी हम यंग इंडिया पार्टी के तरफ से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी दिए हैं, चुनाव आयोग को भी दिए हैं, प्रधानमंत्री को भी दिए हैं, राष्ट्रपति को भी दिए हैं कि चुनाव में सुधार होना चाहिए। पहला नंबर, अगर कहते हैं कि भारत की लोकतंत्र ये है वो है, परिभाषा डिफिनेशन बताते हैं, तो पहला नंबर हम आग्रह करना चाहते हैं सभी विपक्षी पार्टियों से, सत्ता दल के राजनेताओं से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, कि चुनाव जो हो पूर्ण सरकारी खर्चे पर हो, ताकि गरीब, गुरबा, वंचित, दलित, महादलित ये चुनाव लड़ सकें। जिस तरह का चुनाव का प्रचलन हो गया है, चुनाव लड़ने की तो दूर की बात है, वह गरीब आदमी, वंचित, शोषित, पीड़ित वह कभी सोच भी नहीं सकता। इस पर कोई कभी आज तक न पक्ष न विपक्ष ध्यान दिया। तो हम आग्रह करेंगे, बार बार अपील करेंगे सारे लोगों से कि यह जो चुनाव हो वह सरकारी खर्चे पर हो, एक पैसे खर्च ना हो। और जो धांधली करते हैं चुनाव के समय काल में, उस पर चुनाव आयोग दंडित करें। चुनाव आयोग एक बार जैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि सीबीआई बंद पिंजरे के तोता है, उसी तरह आज ये भी बंद पिंजरे के तोता चुनाव आयोग जो भी हो, एक सरकारी बॉडी है। हमको नहीं लगता है कि जो होनी चाहिए निष्पक्षता, वो निष्पक्षता नहीं अपनाते हैं। इससे बहुत
लोकतंत्र की हत्या है। जी चलिए, आपने चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किए हैं और आप जो इनसे मिलने वाले भी हैं, और मेरा एक सवाल है, आप बिहार से हैं और बिहार को लोकतंत्र का जननी कहा जाता है, लोकतंत्र की शुरुआत भी बिहार से ही हुई है, तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का, तो उसमें इतनी बड़ी पार्टियां हैं बिहार में, तो उसमें कितनी सीट आप ले पाएंगे? हम मेरा वो सवाल नहीं है, लेकिन कितना वोट आप ले पाएंगे और कितना वोट को काट पाएंगे एक तरह से, प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो क्या आपको लग रहा है कि आपकी यंग इंडिया पार्टी जो है अभी मतलब बिहार में कुछ प्रभाव डाल पाएगी युवाओं के बीच? देखिए, वोट लेना, वोट काटना, यह सब जनता भगवान है, जनता के हाथों में। अगर कोई कहते हैं, कोई भी पार्टी वाले हैं कि हम ये वोट ले आएंगे, वो दिस दैट, उसको हम नहीं मानते हैं। हम थोड़ा झूठ की राजनीति पसंद नहीं करते हैं, सिद्धांतवादी होना चाहिए, सिद्धांत पर बात करनी चाहिए। वो जनता के हाथों में। अगर कोई कह दे कि हम ये सीट ले लेंगे, वो सीट ले लेंगे, हमारा एक ही डिमांड है कि जितनी जनसंख्या है उतनी राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए, सीधा सीधी बात। दूसरी बात, चुनाव जो हो सरकारी खर्चे पर हो, महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करे रिजर्वेशन, और युवाओं को ये आप सरकार से मांग कर रहे हैं या आपका मांग है कि हम आपकी सरकार आएगी तो? हमारी मांग है, अगर हमारी सरकार आएगी तो सर्वप्रथम जितने संख्या है उसी के अनुसार हम राजनीति में भागीदारी 80% को ही सत्ता में रखेंगे, % महिलाओं को सीट देंगे, इसमें कोई बट परंतु नहीं है। और जो चुनाव आयोग की बात कहे कि सरकारी, वो सरकारी खर्चे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और आज के तारीख में राज्य हो चाहे देश हो, अब वह जमाना लद गया है। अब जो मुख्यमंत्री बिहार के होंगे वह दलित होंगे, महादलित होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, वैश्य होंगे, अति पिछड़ा होंगे, पिछड़ा होंगे। ये अब कभी सोच नहीं सकते हैं लोग कि इसलिए कि बहुत ठगते आ रहे हैं इस 60-78 वर्षों से। अब वह भूल जाए, ये पिछड़ों का अधिकार है, अति पिछड़ों का अधिकार है, इन्हीं के अनुरूप टिकट वितरण किया जाएगा और इसी के अनुसार जितने लोग आएंगे उसे हिसाब से सत्ता में भागीदारी भी की जाएगी। मतलब आपका प्रत्यक्ष रूप से आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उनकी आप बात कर रहे हैं कि उनको ही टिकट आप देंगे? टिकट उनको देंगे। और अगर हमारी जितना भी सीट आ जाए उसमें मुख्यमंत्री पहला रहेगा, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, वैश्य, ऐसे लोगों को हम लोग मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो फिर आपके साथ में स्वर्ण समुदाय, स्वर्ण के जो समुदाय के जितने भी हैं वो क्यों आपके साथ में आएंगे? देखिए, वो हमारे साथ आए ना, इन्हें हम कहते हैं कि ना आए, काहे नहीं आएंगे? हम अगर 100 रुपया बैंक में जमा किए हैं तो 100 रुपया निकालने के अधिकारी हैं। हमारा हिस्सा है 90%, तो 90 को तो भागीदारी देंगे। सामान्य जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उनको हम दे रहे हैं 10 से 15% सीट, जितना उनकी भागीदारी होगी, हिस्से जनसंख्या उसी के हिसाब से हिस्सेदारी देंगे। कहाँ उनको इग्नोर हम कर रहे हैं? हम तो इग्नोर कर नहीं रहे हैं, उनको भी देंगे, लेकिन संख्या के अनुसार ही देंगे। हम थोड़े ज़्यादा देंगे, 90 हमें तो 90 लेके रहेंगे। सीधा सीधी बात है, सीधा सीधी बात। मतलब जिनकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी आप सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। हाँ। जी ठीक है। और बिहार में युवाओं को लेकर के आपके पास में क्या खास कुछ विशेष पैकेज है युवाओं को लेकर के क्या? क्योंकि बिहार में जो मुख्य रूप से समस्या है वो आज भी शिक्षा है, स्वास्थ्य, पलायन है, बेरोजगारी है, तो उन सबों को लेकर के क्या मतलब लेकर चल रहे हैं? देखिए, उस पर भी हमने खाका तैयार किए हुए हैं। हमने 2022 में 26 जनवरी से पूरे भारत 28 राज्य, 5 केंद्र शासित, 17,200 किलोमीटर का पद यात्रा किया। उसमें हमने देखा पूरे भारत में जो युवाओं के पास अद्भुत क्षमता है, वह माने कहा नहीं जा सकता है। वह चाहे युवा दुनिया में कुछ भी कर सकता अगर करेगा। देश का भविष्य, राष्ट्र का भविष्य युवा पर आश्रित है। वही जो कुछ करेगा वो। अब इन लोगों का जमाना चला गया कि वृद्ध लोग 70-75 वर्ष उम्र वालों कुछ करेंगे देश के लिए, कुछ नहीं करेंगे। हमने 75 वर्षों से देख लिया। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता थे 1968 से, राजनीति और सामाजिक दोनों। अंतिम में हमने सोचा कि बिना राजनीति में आए हुए देश में बदलाव नहीं होगा। जितने भी पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित, दलित हैं वह रोड पर टपला खाते रहेंगे, झंडा ढोते रहेंगे। यह झंडा ढोने ढोलवाने का काम नहीं, अब आगे बढ़ के वह सत्ता में उनकी भागीदारी होगी। ठीक है। अब आपसे आखिरी सवाल, क्या आपकी पार्टी अगर सत्ता में आ जाती है बिहार में
तो क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे या आप कुछ पद लेना चाहेंगे? हमें तो कोई संवैधानिक पद नहीं चाहिए, न एमपी, न एमएलए, न मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री। हमको सिर्फ युवा को आगे बढ़ाना, युवती को आगे बढ़ाना, हम उस पर डिपेंडेंट हैं, देश उन पर है। अब इन लोगों पर नहीं, हम युवा के प्रति फोकस, महिलाओं के प्रति फोकस, पिछड़ों अति पिछड़ों के प्रति फोकस, दलितों महादलितों वंचितों के प्रति, उनके लिए हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अब है डरने का नहीं, लड़ने का है। जो लड़ेगा नहीं वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम यही माने आम लोगों से, खास के युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि जितना नौकरी में आप इंजीनियरिंग, डॉक्टरी फलाने में जाते हैं, उससे अधिक राजनीति में हिस्सेदारी की आप माने भाग ले। और कल का भविष्य, देश का भविष्य, राष्ट्र का आगे आत्मा है। जब आत्मा ही नहीं तो शरीर क्या है। इसलिए युवा जो हैं हमारे देश के आत्मा हैं, हम उनके साथ हैं और रहेंगे, मरणोपरांत तक उनके साथ रहेंगे। ठीक है विजय जी, बिहार की जनता तय करेगी कि आगामी चुनाव में किन की सरकार आएगी, क्या कुछ बदलाव होगा। बहुत ही दिलचस्प होगा चुनाव इस बार का। तो फिलहाल आप हमारे साथ में जुड़े हैं और हमसे संवाद किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद आपको भी, दर्शकगण को भी। ठीक, नमस्कार। नमस्कार।